आज़ादी के बाद जो संयुक्त बिहार में जो आदिवासियों को पहचान देने का काम किया, उसमें शिबू सोरेन की अग्रणी भूमिका है। निश्चित रूप से जो आदिवासी समाज था उस समय का, उसने उसको दैवी चमत्कार समझा, क्योंकि वो जो नदी थी, बराकर नदी उसको कहते हैं, उस नदी में जो नदी का जो बहाव था उसमें किसी का बच के निकलना मुश्किल था, लेकिन शिबू सोरेन बच के निकल आते हैं और तभी उनका नाम जो आदिवासी समाज है वो दिसोम रखता है। दिसोम मतलब जो देश का गुरु हो। लेकिन केबी सक्सेना ट्रांसफ़र होने के पहले बिहार के मुख्यमंत्री, संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके थे, जिसमें उन्होंने शिबू सोरेन को निर्दोष बताते हुए कहा था कि शिबू सोरेन आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासियों के मसीहा हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत है और उनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन शिबू सोरेन ने आयोजित किया और वो प्रदर्शन जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ निकला तो उसको रोक दिया गया पुलिस के द्वारा, तो वहीं वो बैठ गए और बैठ के उन्होंने कहा कि मैं तब भी उठूँगा यहाँ से जबकि झारखंड प्रदेश बनाने का बिल पास होगा। शिबू सोरेन का था कि उन्होंने आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करने से रोका। जोहार। जोहार दर्शकों इसलिए क्योंकि आज हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो है झारखंड की ऑडियंस, और वो इसलिए क्योंकि आज झारखंड शोक में डूबा है, क्योंकि झारखंड का जो अस्तित्व है उसको बनाने वाले, उसकी संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले हमारे दिसोम गुरु जी शिबू सोरेन जी का आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। उनके निधन के बाद झारखंड की जनता और विशेष रूप से जो वहाँ की आदिवासी समुदाय की जो जनता है उसमें शोक की लहर है और पूरे राजनेता राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम भी अविभाजित बिहार जब था उस वक्त में झारखंड हमारा ही हिस्सा था, लेकिन झारखंडी और आदिवासी अस्मिता के लिए वो राज्य अलग हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक कनेक्ट तो बिहार के साथ हमेशा रहेगा। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आज हम झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के बारे में जानें, उनकी राजनीतिक इतिहास के बारे में जानें और उनके बारे में तमाम जानकारियाँ देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि शिबू सोरेन जी आज उनका निधन हो गया, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये लोग सब पहुंचे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। ऐसा लग नहीं रहा है कि वो किसी राज्य के नेता थे, आज ऐसा लग रहा है कि वो किसी राष्ट्रीय स्तर के वो नेता थे। ये छवि बनाने के पीछे का इतिहास क्या है? कि शिबू सोरेन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वो आदिवासी समाज से आते थे और काफ़ी हजारीबाग ज़िले के नेमरा गांव में उनका जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। वो ऐसा परिवार था जो महाजनी से त्रस्त था। हालांकि शिबू सोरेन को ग्रामीण स्कूल में पढ़ने जाने का मौका मिला, लेकिन 13 साल की उम्र में ही उनके पिता की हत्या हो गई और हत्या में बड़ा स्पष्ट हुआ कि ये हत्या महाजनों ने करवाई थी, क्योंकि शिबू सोरेन के पिता भी महाजनों के द्वारा जो सूद लगाया जाता था, जिसको कहा जाता है कि 500% तक वो सूद जाता था और नहीं देने पर ज़बरदस्ती जबरन उनकी ज़मीन लिखा ली जाती थी, उनके महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो इन सब से नाराज़ होकर शिबू सोरेन के पिता उसका विरोध करते थे और ये महाजनों को बर्दाश्त नहीं था और इसी क्रम में उनकी हत्या हो जाती है। 13 साल के शिबू सोरेन को लगता है कि अब पढ़ाई करना बेकार है, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई बाद में भी होगी, ज़्यादा ज़रूरी है कि हम महाजनी प्रथा का विरोध करें।
और 1944 में जन्म लेने वाले शिबू सोरेन 1970 आते आते आदिवासियों को संगठित करने का काम शुरू कर, और उन्हें केवल संगठित करते हैं बल्कि वो धनकटनी कार्यक्रम चलाते हैं। धनकटनी कार्यक्रम वो कार्यक्रम था जिसमें आदिवासी महिला पुरुष सब इकट्ठे होकर महाजन के खेत में पहुंच जाते थे और जो धान लगी होती थी उनकी उस फसल को जबरन काट लेते थे। तीर धनुष लेके चारों तरफ से जो पुरुष थे वो उस खेत को घेर लेते थे और अंदर में जो आदिवासी महिलाएं थीं वो धान काटने का काम करते। इस तरह से शिबू सोरेन के साथ धीरे धीरे जो नौजवान, शिबू सोरेन स्वयं उस समय नौजवान थे और नौजवान पीढ़ी जो थी आदिवासियों की वो शिबू सोरेन के साथ जुड़ने लगी। उसी क्रम में एक बार, और उस समय तक शिबू सोरेन ने मोटरसाइकिल पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया था और मोटरसाइकिल पर घूम घूम के वो महाजनों का प्रतिकार करते थे और लोगों को संगठित करने का काम करते थे। उसी क्रम में महाजनों ने सोचा कि इनको ठिकाने लगा दिया जाए और एक बार जब शिबू सोरेन अपने मोटरसाइकिल से लोगों को गुलबंद करने के लिए जा रहे थे, उसी समय महाजन के जो गुर्गे थे उन लोगों ने जान मारने के लिए इनको पीछा करना शुरू किया। इन्होंने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो उस समय बरसात के मौसम में एक जो नदी काफ़ी उफान पर थी, उस नदी में मोटरसाइकिल सहित ये कूद पड़े। लोगों ने समझा कि अब इनकी मौत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद ये तैरते तैरते दूसरे पार निकल गए। निश्चित रूप से जो आदिवासी समाज था उस समय का, उसने उसको दैवी चमत्कार समझा, क्योंकि वो जो नदी थी, बराकर नदी उसको कहते हैं, उस नदी में जो नदी का जो बहाव था उसमें किसी का बच के निकलना मुश्किल था, लेकिन शिबू सोरेन बच के निकल आते हैं और तभी उनका नाम जो आदिवासी समाज है वो दिसोम रखता है। दिसोम मतलब जो देश का गुरु हो, और तब वो दिसोम गुरु कहलाने लगे और वो अंत तक उनको गुरु जी के नाम से झारखंड में या पूरे देश में गुरु जी के नाम से उनको पुकारा जाने लगा। इस तरह से 1972 आते आते एक कुर्मियों के बहुत बड़े नेता थे विनोद बिहारी महतो, जो कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ चुके थे और ए.के. राय भी इनके साथ जुड़ते हैं और 2 फरवरी 1972 को धनबाद में जो विनोद बिहारी महतो का घर है वहाँ पर इन तीनों लोगों की बैठक होती है और वहाँ पर इन लोगों को ये लोग सोचते हैं कि अब कोई आदिवासियों की अपनी पार्टी बननी ज़रूरी है। बहुत सारे नामों पर विचार होता है और अंत में इसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखा जाए, जिसको शॉर्ट में हम JMM कहते हैं। उस नाम को फाइनल किया जाता है और उसके पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बनते हैं और जनरल सेक्रेटरी शिबू सोरेन को बनाया जाता है। इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण होता है। और शायद वो बंगाल मुक्ति वाहिनी है, वहीं से मुक्ति शब्द इन्होंने लिया था, क्योंकि बंगाल का जो वो फ्रीडम मूवमेंट था उससे भी वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। ऐसा मतलब जैसे हम जो हम डेटास देख रहे हैं इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उसके पर। लेकिन मुख्य रूप से उस समय संयुक्त बिहार था और संयुक्त बिहार की जो राजधानी थी वो पटना में थी और कुछ दिनों के लिए राजधानी का एक भाग जो है सो रांची में भी चलाया जाता था, लेकिन मुख्य रूप से पटना में। और जो आदिवासी समाज था या जो आदिवासी जो लोग थे वो लोग उन लोगों की बराबर शुरू से ये था कि हमको स्वायत्ता मिले और स्वायत्ता देने का भी समय समय पर प्रयास हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अब ये मांग पकड़ रही थी कि एक अलग राज्य भी बनाया जाए, इसकी भी मांग चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी उस मांग का समर्थन कर रही थी और वो उसका नाम बदल के झारखंड नहीं करके वो बनांचल की बात कहती थी कि बनांचल बनाया जाए। और इस तरह से ये क्रम चलता रहा। बनांचल या फिर छोटा नागपुर भी काफ़ी। छोटा नागपुर नाम नहीं रखा गया था, मैंने वो जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो था वो बनांचल ही वो चाहते थे कि उस बनांचल नाम से हो। इस बीच में अब शिबू सोरेन पर मुकदमा लगते चला गया, क्योंकि शिबू सोरेन लगातार धन कटनी कर रहे थे, तो जितना जगह धन कटनी होती थी उतना मुकदमा उन पर लगता था। तो अब ये झारखंड के जंगलों में रहने लगे। उसी समय हजारीबाग के एक DC बन के आते हैं KB सक्सेना। KB सक्सेना
को ये टास्क दिया जाता है कि वो शिबू सोरेन को गिरफ्तार करें और ये जो चल रहा है धनकटनी कार्यक्रम जो चल रहा है उस पर रोक लगाएं। केवी सक्सेना बहुत ही ईमानदार अफसर थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही निडर थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको ये पता चलता है कि नहीं, शिबू सोरेन की कहीं कोई गलती नहीं है, बल्कि शिबू सोरेन तो आदिवासियों की अस्मिता को बचाने के लिए उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक दिन बिना किसी का सहयोग लिए केवी सक्सेना खोजते खोजते शिबू सोरेन के जंगल वाले आवास पर पहुंच जाते हैं। शिबू सोरेन के रक्षा में करीब सैकड़ों की संख्या में आदिवासी लोग तीर धनुष लेकर रहा करते थे, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं और जब ये परिचय देते हैं अपना कि मैं डीसी हूँ और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो शिबू सोरेन उनका बहुत आदर से उनको बैठाते हैं और तब सक्सेना उनको कहते हैं कि देखिए, आप अगर इस तरह से जंगलों में छुपे रहिएगा तो जो आदिवासियों को आप मदद करना चाहते हैं, जो हम जानते हैं कि आप आदिवासियों के मसीहा हैं, लेकिन जो आदिवासियों को आप मदद करना चाहते हैं, उनका जो विकास करना चाहते हैं, इस क्षेत्र का जो भी डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाइएगा और किसी दिन पुलिस की गोली के शिकार हो जाइएगा। इसलिए आप सरेंडर कीजिए, हम आपसे धीरे धीरे आप पर से सब मुकदमा हटा लेंगे। निश्चित रूप से शिबू सोरेन पर उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ दिन के बाद से फिर केवी सक्सेना अपने एसपी के साथ आते हैं। जब एसपी के साथ आते हैं तो पुलिस वाले को देख के उनके जो रक्षा में लगे हुए लोग हैं वो लोग पूछते हैं कि क्या करना है, तो शिबू सोरेन कहते हैं कि नहीं, जब अगर उनके तरफ से कुछ ऐसी कार्रवाई की जाएगी तब तुम लोगों को जवाब देना है, अन्यथा जवाब नहीं देना है। एसपी के साथ फिर केवी सक्सेना आते हैं और फिर एक बार उनको वो आग्रह करते हैं कि आप मुख्य धारा में आ जाइए और मुख्य धारा में आके केस वगैरह जो होगा वो थोड़ा बहुत चलेगा, आपको सरेंडर लेकिन करना पड़ेगा और सरेंडर करके आपको जो है कुछ दिन के बाद से आपका सब मामला ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे शिबू सोरेन पर प्रभाव पड़ने लगा कि नहीं, ये बात सही है कि हम अगर जंगल में छुप के जो मदद करना चाहते हैं तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। इस बीच में केवी सक्सेना का जो केवी सक्सेना जो शिबू सोरेन के पक्ष में जो हो जाते हैं, ये पता वहाँ के महाजनों को और दूसरे लोग वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उनको पता चल जाता है और वे लोग उनका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। लेकिन केवी सक्सेना ट्रांसफ़र होने के पहले बिहार के मुख्यमंत्री, संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके थे, जिसमें उन्होंने शिबू सोरेन को निर्दोष बताते हुए कहा था कि शिबू सोरेन आदिवासियों के नेता हैं, आदिवासियों के मसीहा हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत है और उनको मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। इसलिए जब दूसरे डीसी जब आते हैं तो वे भी करीब करीब उसी लाइन को फॉलो करते हैं और अंत में 1975 में बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से शिबू सोरेन की टेलीफोन पर बात कराई जाती है और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उनको आश्वासन देते हैं कि आप पर जो मुकदमे हैं वो धीरे धीरे वापस हो जाएगा, लेकिन आप सरेंडर कर जाइए और कुछ दिन के लिए आपको जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से अब शिबू सोरेन उसके बाद उन पर मुकदमा चलता है और उसके बाद धीरे धीरे सभी केस से वो बरी होते चले जाते हैं और फिर वो मुख्य धारा में आके आदिवासियों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय, जिस समय आदिवासियों की कोई आवाज़ नहीं थी उस प्रदेश में, उसमें ये आवाज़ बन के उभरे। और फिर 2000 आते आते भारतीय जनता पार्टी भी छोटे छोटे राज्यों की हिमायती बन के निकली। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में बन गई थी 1999 में, सब लोग जानते हैं। तो 2000 में, वर्ष 2000 में नहीं, 2000 में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन शिबू सोरेन ने आयोजित किया और वो प्रदर्शन जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ निकला तो उसको रोक दिया गया पुलिस के द्वारा। तो वहीं वो बैठ गए और बैठ के उन्होंने कहा कि मैं तब भी उठूँगा यहाँ से जबकि झारखंड प्रदेश बनाने का बिल पास होगा। तो अंत में इस तरह का एक ऐसा माहौल बना जिस माहौल में वाजपेयी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम अलग प्रदेश बनाएंगे और उसमें शिबू सोरेन की मांग थी कि इस प्रदेश का नाम कोई दूसरा नाम वनांचल या और कोई दूसरा नाम नहीं रख के इसका नाम झारखंड ही रखा जाए। और इस तरह से
2000 के अक्टूबर-नवंबर में, जैसा कि मुझे याद है 15 नवंबर को वो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद भी शिबू सोरेन जो झारखंड राज्य के निर्माता थे, एक तरह से उनको कहा जाए, और लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी समुदाय के जो उसके नेतृत्व करता थे वो लोग भी चाहते थे, लेकिन मुख्य रूप से इनको श्रेय जाता है। वो कभी भी पूरा टर्म झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बन सके। वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार, एक बार तो बहुत कम दिनों के लिए बने, एक बार 5 महीने के लिए बने और दूसरे बार भी कुछ इतने ही दिनों के लिए बने, और उनको किसी न किसी कारण से इस्तीफा उनको देना पड़ा। 2004 के यूपीए सरकार में वो कोयला मंत्री भी बने, लेकिन कोयला मंत्री के रूप में भी वो कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर सके। मुकदमा था चिरुडी हत्याकांड। तो चिरुडी हत्याकांड बहुत पहले, जिस समय धन कटनी आंदोलन जो चला रहे थे, उसी समय का एक केस था। मैं वो उन पर एक वारंट इशू हुआ था और उसके कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बाद में वो उससे मुक्त हो गए हुए थे। देखिए, उनके शिबू सोरेन के का अगर आप एक इतिहास देखेंगे तो उनके इस पर, उनके व्यक्तित्व पर आक्षेप भी लगा है। जैसे 1993 में एक ऐसा समय आया जब 1991 में राजीव गांधी के डेथ के बाद कांग्रेस को जो सीट तो मिली, लेकिन लगभग 235-40 सीट पर कांग्रेस सिमट गई थी। तो लेकिन बड़े पार्टी होने के कारण कांग्रेस को राष्ट्रपति ने बुलाया था सरकार बनाने के लिए, और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने थे। तो नरसिम्हा राव जी एक अल्पमत सरकार चला रहे थे, लेकिन उसी समय जो 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया और जो एक इकोनॉमी में जो ओपननेस ला रहे थे उसके विरोध में, और जो आर्थिक स्थिति जो अभी भारतवर्ष की थी, उन सब कारण से सीपीएम के एक व्यक्ति ने नरसिम्हा राव सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया था। नेचुरली अविश्वास प्रस्ताव जो लाया उसमें उनकी संख्या कम थी, तो लेकिन वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया और नरसिम्हा राव की सरकार बच गई। तो उसमें ये आया कि जो शिबू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको वोट करने के लिए कैश दिया गया है, और उस स्कैम को कहा गया कैश फॉर वोट, यानी वोट के लिए कैश देना। और वो लगभग साबित हो गया कि इसमें करोड़ों रुपयों की डील हुई, और उसमें 2 बार सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ा। उसमें एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 व्यक्ति का बना, उसने जजमेंट दिया, और फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को अपने ही उस आदेश को फिर 7 जजों का बेंच जो है सो उसको उसने खारिज किया। और उसने इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो प्रिविलेज मिला हुआ है सांसदों को, वो संसदीय काम करने के लिए, लोकतंत्र में जो काम होता है उसके लिए उनको वो प्रिविलेज मिला हुआ है। इसके लिए वो प्रिविलेज नहीं मिला हुआ है कि वो रिश्वत लें, घूस लें और उसमें भी बचाव हो। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया। तो निश्चित रूप से दोनों के छवि पर एक आघात लगा था। नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे उनकी छवि पर भी एक लगा था कि उन्होंने सरकार बचाने के लिए रिश्वत देने का प्रयास किया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर होने के नाते शिबू सोरेन के भी व्यक्तित्व पर उसका असर हुआ था। लेकिन शिबू सोरेन का एक विशाल व्यक्तित्व था, और जो एक आदिवासी समुदाय था उसकी आवाज़ बनने का उन्होंने प्रयास किया, उनको शिक्षा देने का प्रयास किया। बहुत सारे उनके प्रयास से आवासीय विद्यालय खुले, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा काम शिबू सोरेन का था कि उन्होंने आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करने से रोका। वो चूँकि आप जानते हैं कि उन जगहों पर ईसाई मिशनरी काफ़ी ये रहते हैं, तो उन्होंने समझाया अपने लोगों को। हालांकि उसके बावजूद भी आदिवासी समाज के लोग गए हैं, वो बने हैं, क्रिश्चियन बने हैं, लेकिन उसको भी रोकने का काम शिबू सोरेन ने किया, जो बहुत बड़ा काम उनका था कि उन्होंने उसको समझाया कि नहीं, हम लोगों को अपना जो ये है हम लोगों का, उसको अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, आदिवासी संस्कृति को, इसके बचाने का भी प्रयास उनका चलता रहा। इसके अलावा शराब पीने के लिए भी मना करते थे आदिवासी समुदाय के लोगों को। ये इसके पीछे क्या? ये सब जो भी इस तरह की कुरीतियाँ व्याप्त थीं, क्योंकि आदिवासी समाज जो है वो घर घर में शराब बनता है वहाँ पर, और वो
चावल का शराब वहाँ बनाया जाता है जिसको हड़िया कहते हैं। तो उससे जो नुकसान हो रहा था आदिवासी समाज का, उसके तरफ भी वो करते हैं कि इसके कारण और जो माने तरह तरह से जो उनको परेशान करने का प्रयास किया जाता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी, महिलाओं के अधिकार के बारे में, आदिवासी महिलाएं शिक्षित हों या आदिवासी समाज भी शिक्षित हो, इसके लिए भी उनका प्रयास हुआ। तो एक तरह से आदिवासियों को पहचान दिलाने का काम शिबू सोरेन ने किया। ठीक है कि इसके पहले भी ऐसा नहीं था कि आदिवासी समाज में दूसरे बड़े नेता नहीं हुए थे, और भी आदिवासी समाज के बड़े नेता उड़ीसा में भी हैं और दूसरे जगहों पर भी हैं। लेकिन हाल के दिनों में खास करके जो आज़ादी के बाद जो संयुक्त बिहार में जो आदिवासियों को पहचान देने का काम किया, उसमें शिबू सोरेन की अग्रणी भूमिका है। इसके बावजूद भी कि उनके कभी कभी जो स्थिति बनी, जैसे एक बार आपने देखा कि वो जो शशिकांत झा जो उनके पीए थे, उस मामले में भी इन लोअर कोर्ट ने इनको सज़ा दे दी थी, जिसको बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ये जो एविडेंस है जिस पर लोअर कोर्ट ने विश्वास किया वो पर्याप्त नहीं है, और उनको फिर से बाइज्जत रिहा कर दिया गया था। तो इन सब के बावजूद ये सारी बात होती रही, और वो बराबर उनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा। और पिछले 1 वर्ष से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि पूरा जीवन किसी व्यक्ति का 13 वर्ष की उम्र से, आप देखें कि 13 वर्ष में उम्र में क्या होती है, लोग खेलने कूदने वाला होता है। तो 13 वर्ष के उम्र से महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ते 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 लड़ते, और उन्होंने अब तो जो उनके पुत्र हैं जो हेमंत सोरेन हैं, वो तो उनका जो खेती है उस खेती को काटने का काम कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में अगर कहा जाए तो शिबू सोरेन दिशम गुरु की छवि ऐसी थी कि माना जा रहा है कि जो अभी पिछला चुनाव जो हेमंत सोरेन ने जीता, उसके बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने शिबू सोरेन के लुक्स को अक्वायर किया, दाढ़ी बढ़ाई, उनके जैसे बाल बड़ा किए, और एक इमोशन जो शिबू सोरेन के प्रति है उसको उन्होंने अपनी तरफ डिराइव किया, और तभी वो जीते। ऐसे में दिशम गुरु की मृत्यु हो जाना हेमंत सोरेन के लिए क्या रिजल्ट लेके आए? नहीं, अब तो हेमंत सोरेन स्थापित नेता हो गए हैं, और लेकिन हेमंत सोरेन भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो पिता की छवि है वो उनमें विद्यमान हो। और आपने ठीक ही कहा कि उन्होंने एक लुक भी उनका, अगर कोई आदमी अभी देखे तो शिबू सोरेन के जवानी के दिनों की याद उसको आ जाएगी। तो वो एक लुक भी उन्होंने बनाया है, लेकिन अब वो स्थापित हो गए हुए हैं। और हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा इस चुनाव, जो अभी चुनाव वहाँ झारखंड का हुआ जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुमत मिला, उसमें कल्पना सोरेन जो उनकी पत्नी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि उनकी भाभी जो हैं वो पार्टी से अलग हो गई। जो चंपई सोरेन जो बहुत ही पुराने शिबू सोरेन के नज़दीकी थे और उनके साथी थे, वो अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन सब के बावजूद वहाँ की जनता ने हेमंत सोरेन को फिर से एक बार, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं इस बार हेमंत सोरेन पर, क्योंकि हेमंत सोरेन पर भी बहुत सारे चार्जेज हैं, बहुत सारे आर्थिक अपराध के चार्जेज हैं, लेकिन सब के बावजूद भी झारखंड की जनता ने निश्चित रूप से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उस पर अपना विश्वास दिया है, और हेमंत सोरेन पर विश्वास दिया है। उसमें लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि शिबू सोरेन की तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो अप्रत्यक्ष रूप से जो वो उनको लोग देख रहे थे, उनको शिबू सोरेन के प्रति जो लोगों का प्रेम था, एक वो कारण, और कल्पना सोरेन का भी बहुत बड़ा रोल, उनकी जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। और इस तरह से एक बार फिर से उनको, हेमंत सोरेन को मौका मिला है, और हेमंत सोरेन आज इसके झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में भी शिबू सोरेन नहीं रहेंगे। आज उनका देहांत हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी शिबू सोरेन की छाया, हर एक जो सरकार वहाँ आएगी वो बहुत लंबे समय तक उनकी छाया बनी रहेगी, उनके उदाहरण दिए जाते रहेंगे, उनके कार्यकलापों पर चर्चा होती रहेगी, उन्होंने जो संघर्ष किया है उसकी चर्चा होती रहेगी।
अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी कि मेरी धरती और मेरा ही राज, यही स्लोगन जो है वो शिबू सोरेन ने शुरू किया और उसके बाद झारखंड राज्य जो है वो बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना और आदिवासी अस्मिता, आदिवासी संस्कृति को है वो तब से अपने अंदर संजोए हुए है। तो ये तमाम जानकारी आज हमने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया है, उनके बारे में चर्चा की, उनके पूरे संघर्षों के बारे में बात किया। इसके लिए हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपको भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।